तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अभी तक हमने जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। जैसे वेट बाय वेट परसेंटेज की हमने बात की थी, फिर हमने बात की थी यहाँ पर मोलरिटी की, देन वी टॉक अबाउट द मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सोल्यूशन वाले चैप्टर में आप देखोगे रिपीटेडली यूज़ होंगी। ठीक, तो यहाँ पर ये तुमको याद रखना है, बिकॉज हम जितने भी लॉस पढ़ने वाले हैं या रूल पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम इन सब की बात करेंगे। अब इसी को बेस मानकर हमने बात की थी अपने पहले और फर्स्ट रूल की, जिसको हम बोलते हैं हेनरीज रूल। ठीक, या इसी को बोलते हैं अब हेनरीज लॉ। अब इसमें होता क्या है कि जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कहता है कि देखो भाई, द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस is directly proportional to the mole fraction of that gas in the solution. तो इट्स अ सिंपलेस्ट लॉ कि जो बताता है कि भाई किसी भी गैस को, अगर लेट्स से अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास ये कंटेनर है, यहाँ पर ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसके ऊपर ये लगा हुआ है पिस्टन, ये हमने पिस्टन लगा रखा है इसके ऊपर। ऑलराइट, अब इसमें ये तो लिक्विड है और इस लिक्विड के ऊपर ये क्या है, कोई गैस है। अब सपोज़ करें कि इसमें से जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिज़ोल्व हो रहे होंगे और इतने ही मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे होंगे, इससे इवॉल्व भी हो रहे होंगे। मतलब हम एक तरीके से अगर बात करें यहाँ पर, तो हम कम्प्लीटली ये बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो एंटर कर रहे हैं इस सोल्यूशन में और द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो इवॉल्व हो रहे हैं इस सोल्यूशन से, वो एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे हुए हैं। वो क्या है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करे हुए हैं। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया कि ये मेरा E1 क्या है, इक्विलिब्रियम है, जिस पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व हो रहे हैं और यहाँ पे हमने एक सर्टेन वेट रख रखा है जिसकी वजह से ये प्रेशर मेंटेन्ड है। ऑलराइट, अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल डिज़ोल्व होंगे वाटर में और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल इवॉल्व होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो लगने वाला प्रेशर है उस प्रेशर को मान लेते हैं हम P1। अब लेट्स बिगिन कि अगर तुम इस प्रेशर को बढ़ाते हो, यानी कि तुम्हारे पास सेम कंटेनर है, ठीक, और इस बार तुमने इस पिस्टन के ऊपर वेट बढ़ा दिया। वेट बढ़ाने से क्या होगा, ऑफ कोर्स प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अभी W1 था, अब हमने इसको बढ़ा के क्या कर दिया, एक W2 भी रख दिया है। अब जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो ये लिक्विड और गैस के जो ऊपर गैस है उसके बीच में जो स्पेस है, वॉल्यूम है, वो भी कम हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थे अभी तक, जितने भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स थे उनसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएंगे और इसी तरीके से इवॉल्व भी होना शुरू हो जाएंगे और एक नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा यहाँ पर, जिसको हम नाम दे देते हैं इक्विलिब्रियम नंबर 2। ये जब तक प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता और यहाँ पर प्रेशर जो है वो P2 है। अब जैसा कि आप जानते हो कि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन था वो x1 था और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो x2 है। तो इफ़ इन दिस प्रोसेस व्हाट वी हैव नोटिस्ड कि भाई अगर तुम किसी भी तरीके से प्रेशर बढ़ाते हो, यानी कि अगर तुम P1 से P2 पर जाते हो और यहाँ पर प्रेशर क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो इसकी वजह से जो उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ये भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे कि यानी कि जो प्रेशर वाला टर्म्स है P, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन के। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ता है, इफ़ द प्रेशर इंक्रीजेज देन द मोल फ्रैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। तो अगर हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं कि Pi जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है XI के। ठीक, अब प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब हटाओगे आप तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जिस कांस्टेंट को बोलते हैं KH, और ये आ गया XI। XI क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस।
तो यहाँ पर हम अगर इसको डिनोट करें एक तरीके से तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर इन टर्म्स के अंदर जो हमारा पी आई था ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन, ठीक है। और जो हमारा के एच है ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसका जो ओरिजिनल नाम है जिस नाम से ये क्वेश्चन आएगा वो कहलाएगा हमारा हेनरीज कांस्टेंट। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है यहाँ पे वो आती है एक्स आई। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। तो सिंपली तुमको याद रखना है भाई यहाँ पे जो भी कंडीशन तुम्हारे सामने आ रही है उसमें जो मेजर कंडीशन है वो ये है कि हेनरीज कांस्टेंट सपोर्ट करता है इस आइडिया को कि अगर आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हो तो मोल फ्रैक्शन गैस के अंदर जो गैस डिसॉल्व हो रही है उसकी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो इफ़ द प्रेशर इज़ हाई, if the pressure is high then the solubility will be high, in the solution. Okay, now let's change certain terms, क्योंकि अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमको कुछ चीज़ें यहाँ पर और भी समझनी पड़ेंगी। एक किसी भी गैस की जो सॉलिबिलिटी होती है, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, पहली चीज़ नेचर ऑफ सॉल्यूट, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है नेचर ऑफ गैस। गैस भी अलग अलग तरह की हैं और इसी वजह से उनके नेचर पे भी ये चीज़ डिपेंड करेगी। लेट्स से इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास एक आइडिया क्लियर हो जाना चाहिए जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, जैसे नेचर ऑफ गैस को अगर हम डिवाइड करें तो हम जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक गैस होती हैं पोलर गैसेस, एक होती हैं नॉन पोलर गैसेस, और एक कैटेगरी और बना लेते हैं इसकी नॉन पोलर की, जिसको हम बोल देंगे एक तरीके से आइडियल गैसेस। नॉट आइडियल, इवन आइडियल की जगह एक टर्म्स में यहाँ पे यूज़ करना पसंद करूँगा, आइडियल नहीं बोलते हम, इसको बोल देते हैं यहाँ पर लेट्स से नोबल गैसेस। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि नोबल गैसेस किस तरीके से डिफरेंट है या फिर इसकी वजह से कौन सा ऐसा फ़र्क पड़ता हुआ तो आपको नज़र आएगा। ठीक, पोलर गैसेस जैसे फॉर एग्जांपल HCl है, ठीक है, NH3 है, ये गैसेस जो हैं ये आसानी से डिज़ोल्व हो जाती हैं, इजीली डिज़ोल्व्ड। ठीक, अब बात करते हैं हम नॉन पोलर गैसेस की। इसके अंदर तुमको एक ये CO2 भी इसी में ऐड कर लो, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आए, बट यू कंसिडर इट देयर। ठीक है, उसके बाद आती है N2O2, ठीक, Cl2, Br2, I2, ठीक, ये आप एक कैटेगरी में रखेंगे, और CH4। ठीक, ये सारी की सारी गैसेस जो होती हैं ये होती हैं नॉन पोलर गैसेस, तो दे डू नॉट डिज़ोल्व्स इजीली। ठीक है, इसके बाद आती हैं नोबल गैसेस जैसे आर्गन है, He है, ठीक है, इस तरीके से नियॉन है, डू नॉट डिज़ोल्व। ठीक, तो यहाँ पे तुमको याद रखना है कि कौन सी गैसेस जल्दी डिज़ोल्व हो जाएंगी, कौन सी गैसेस देर से डिज़ोल्व होंगी, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये फैक्टर्स हैं कुछ जिसको तुम्हें यहाँ पर याद रखना है कि इसकी वजह से क्या क्या असर पड़ता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट प्रेशर। तो हम पहले से जानते हैं प्रेशर के बारे में, भाई
प्रेशर और सॉलिबिलिटी के बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। अगला आता है टेम्परेचर। ठीक, यहाँ पे इस फैक्टर को तुम्हें याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये किस तरीके से ज़्यादा अपनी वैल्यू या इम्पोर्टेंस को इंक्रीज़ करता हुआ आपको नज़र आएगा। लेट्स से हम इसको बना देते हैं कुछ इस तरीके से। टेम्परेचर के केस में सॉलिबिलिटी के साथ रिलेशन जो है वो इन्वर्स है, यानी कि अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से समझाऊं तो टेम्परेचर के फैक्टर को अगर हम यहाँ रखें और मैं इसके सामने लगाता हूँ यहाँ पर सॉलिबिलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन को, ये रहा मेरा मोल फ्रैक्शन, तो इनके बीच में जो रिलेशन आता है वो इन्वर्स आता है। इन्वर्स से मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस then the solubility of gases decreases, as simple as that। ठीक, तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होती होगी, यहाँ पर आपको डिक्रीज करती हुई नज़र आएगी। ये तुमको फैक्टर यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इस फैक्टर को क्या रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ख़ास तौर से जब आप इसके बारे में डिस्कस करते होंगे तब। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव टू द फैक्ट कि हमने ये चीज़ तो समझ ली अभी कि भाई टेम्परेचर के साथ सॉलिबिलिटी का जो रिलेशन है वो क्या है, इन्वर्स है। तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया अभी के लिए, जो हमको याद रखना है कि क्या कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं हेनरीज कांस्टेंट के बारे में। ठीक, यानी कि KH के बारे में। अब KH क्या है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। नेचर ऑफ गैस कैसे, इफ गैस हाईली सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है तो KH की वैल्यू क्या होगी, लेसर होगी। इफ लो सॉल्युबल है, ठीक, तो KH की वैल्यू हायर होगी। और अगर नॉन सॉल्युबल है, ठीक, तो KH की वैल्यू हाईएस्ट होगी। दैट इज़ व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम नेचर ऑफ गैस के बारे में यहाँ पर या इस कंडीशन में हम क्लियरली बात कर सकते हैं कि भाई कैसे KH डिसाइड करता है या KH डिपेंड करता है किस चीज़ पर, नेचर ऑफ गैस पर। ऑल्सो ऑन वॉट इट डिपेंड्स, तो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझो आप इसको, कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो हम जानते हैं सॉलिबिलिटी गैस की क्या होती है, सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, और KH के साथ क्या होगा, तो ऑफ कोर्स KH इंक्रीजेस, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्रीफली। लेट्स से हम इसको कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि भाई देखो KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के और सॉलिबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर मोल फ्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे यूँ भी दिखा सकते हो और यूँ भी दिखा सकते हो, KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इट इज़ मोल फ्रैक्शन। ये तुम्हारे पास क्या आ गई, डिटेल आ गई। इसको याद रखना है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ऑलराइट, एक क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे तो हम उसके अंदर इस चीज़ के बारे में और थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स मूव इट टू अनदर कंडीशन। इससे पहले मुझे लगता है कि क्वेश्चन हमको कर लेना चाहिए। तो एक एग्जांपल है जस्ट, ओके, लेट्स से यहाँ पर KH की वैल्यू दी है, दीज आर गैसेस टेबल है, और ये रहा वैल्यू ऑफ KH। यहाँ पर एक गैस है A, एक B और एक C। A गैस की वैल्यू दी है 127.5 बार, ऐसी B गैस की दी है 25.3 बार, और C गैस की दी है 1.27 बार। नाउ द क्वेश्चन इज दैट
कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि लीस्ट सॉल्युबल गैस। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट सॉल्युबल गैस। Guess and guess. And question number 3 arrange them in increasing order of solubility. Order of solubility. All right. Okay. Now it's up to you how you will answer them. So I'll wait for 5 minutes, not 5 seconds. Do it as soon as possible, question wise. Okay. As we are well aware that कि जो सॉलिबिलिटी होती है और के एच के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा है, इनकी सॉलिबिलिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट के एच, यानी कि इफ द वैल्यू ऑफ के एच इज़ हाई देन द सॉलिबिलिटी विल बी लो। तो इनके दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसी है, इन्वर्स है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है कि देखो भाई लीस्ट सॉल्युबल गैस बताओ, लीस्ट सॉल्युबल गैस। तो लीस्ट सॉल्युबल गैस होगी कौन, जिसकी के एच की वैल्यू क्या हो, हाई हो। और यहाँ पे के एच की वैल्यू किसकी हाई है अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स कौन सी है, ए की। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है मोस्ट सॉल्युबल। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलने हैं तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसकी सॉल्युबल, कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्युबल है। तो हम जानते हैं मोस्ट सॉल्युबल के केस में अगर हम यहाँ पर आएंगे तो सबसे कम वैल्यू किसकी आ गई, ऑफ कोर्स सी की। तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम सी। ऐसे थर्ड क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले रखते हैं सबसे कम। तो सबसे कम कौन था, ए, फिर उसके बाद कौन था, बी, और फिर सबसे लास्ट में कौन था, सी। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो ये भी पॉइंट याद रखना, कभी ऐसा ना हो कि पूछ ले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हेनरीज कांस्टेंट, वो कुछ भी चेंज करके पूछ सकता है। दैट इज़ व्हाट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड थ्रू द क्वेश्चन कि भाई इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, जिस पर आप वेल फोकस होकर चीज़ों को समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को देख लिया। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि जिस टॉपिक को जब पढ़ाया है तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक दो चीज़ें हैं जिसको और समझ लेते हैं, या मैं इसी चीज़ को डिफ़ाइन कर देता हूँ थोड़ी सी देर के लिए कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, ओके, हम जो डिस्कस कर रहे हैं के एच, यानी कि एक तरीके से हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज लॉ की बात कर रहे हैं अभी तो, यानी कि वो है P इक्वल टू, और यहाँ पर आएगा के एच और ये आ गया x मोल फ्रैक्शन। इफ़ कंडीशन है एट कांस्टेंट प्रेशर, अब कांस्टेंट प्रेशर हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि P इक्वल टू के एच है मेरे पास और ये x है। अब मैं x इधर लेता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं हम, 1 सेकेंड, मैं कुछ ऐसा करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं के एच को इधर लेता हूँ और यहाँ कर देता हूँ P अपॉन एक्स। अब ये चीज़ जो है ये तो हम मान चुके हैं कि भाई ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो मैंने इसको मान लिया 1 बार, तो के एच प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स आ गया। यानी कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप आ रही है वो इन्वर्स रिलेशन आ रही है। अगर एक बढ़ेगा
तो इसी के बेस मानकर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमने जो अभी ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए वो था। अब एक तो क्वेश्चन और बनने लगे हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा कि हाउ दोज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। ओके, जैसे हेनरीज लॉ है P इक्वल टू KH(x) और मुझको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन सा? 2D ग्राफ, किसके? बिटवीन पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, क्योंकि भाई यही तो दो वेरिएबल्स हैं, तीसरा वाला तो कांस्टेंट है, तो एक तो वेरिएबल ये है हमारे पास और दूसरा वेरिएबल ये है, तो वेरिएबल A और वेरिएबल B, ठीक, और ये जो है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को P इक्वल टू KH(x) हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद 2D ग्राफ इक्वेशन के, ठीक। क्या होता है भाई 2D ग्राफ इक्वेशन? लेट्स से इसको देख लेते हैं। 2D ग्राफ इक्वेशन हमको बताती है किसके बारे में, कि ये हमारा y और ये होगा हमारा mx, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें तो वी कम टू नो कि भाई देखो जी, ये जो y है ये इक्वल टू आ रही है किसके? p के, और ये किस पाएगी? y एक्सिस पाएगी, एंड जो हमारा x है तो वो तो मोल फ्रैक्शन ही आ रहा है, तो ये हमारा x एक्सिस पर आ जाएगा। और जो हमारा m है, m इक्वल टू आ रहा है KH के, और ये रहेगा हमारा कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोलेंगे स्लोप, इस तरीके से। ऑलराइट, नाउ लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। तो ये रही हमारी 2D ग्राफ की दोनों डायरेक्शन, ये 0 पॉइंट, ये आ गया हमारा पार्शियल प्रेशर P, किस साइड में है? ये y एक्सिस पर है, और ये रहा हमारा x एक्सिस, जिस पर कौन आ जाएगा? हमारा मोल फ्रैक्शन x। अब हम देखें इन दोनों को, तो ये दोनों क्या हैं? एकदम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी कि P प्रोपोर्शनल टू है x के। दैट्स वाई ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, यानी कि जैसे ही इस तरीके से एकदम स्ट्रेट लाइन। अब इसमें तुमको नोटिस क्या करना है? तुमको नोटिस करना है ये कि जैसे ही आपका लेट्स से एक पॉइंट है मेरा, ये दोनों एक पॉइंट पे है, पॉइंट ए, जहाँ पे ए पी P1 और x1 एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही पॉइंट ए होगा। सिंपली जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो तो एक नया पॉइंट बन जाएगा, जिसको हम P2 और इसको x2 बोलेंगे, और ये क्या हो जाएगा? B पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही तुम बढ़ाते हो तो एक नया पॉइंट बन जाएगा, जिसमें क्या होगा? P3, और ये होगा x3, और ये कहलाएगा हमारा C पॉइंट। तो इस तरीके से तुम क्या नोटिस करोगे कि एवरी पॉइंट विल फॉलो अ सर्टेन रूल, और जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, कुछ 2-3 चीज़ें हैं अब इसके बाद जो हमको डिस्कस करना बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। उससे पहले एक पॉइंट है जिसको आप समझ लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑलराइट, लेट्स से नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं कोई गैस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक, हम सॉलिड को क्या करते हैं? हीट, ठीक। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं नॉर्मली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी क्या होती है? इनकी लेस एनर्जी होती है। तो जब पार्टिकल की एनर्जी कम होगी तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम इनको हीट करोगे पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि अब जब हमने हीट किया तो इनकी एनर्जी क्या हो गई? इनकी एनर्जी मॉडरेट हो गई। नो वे
लिक्विड। चलो, इनकी एनर्जी क्या हो गई, मॉडरेट एनर्जी हो गई, दैट्स वाई पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागने लगे, तो हम इसको बोलते हैं मॉडरेट एनर्जी। ऑलराइट, नो वे, ठीक है। लिक्विड थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ यहाँ पर, मॉडरेट एनर्जी। ठीक, फिर से हम लिक्विड को हीट करते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं, यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, हाई एनर्जी हो जाती है। ये पॉइंट हमको क्लियर है शुरू से। लेकिन अगर मैं किसी भी एक गैस को लूँ और उस गैस को लेने के बाद मैं उसको हीट करना शुरू कर दूँ सिंपली, तो मतलब गैस को लेता हूँ मैं और उस गैस को क्या करता हूँ मैं, डिज़ोल्व करता हूँ, यानी कि एक तरीके से मैं उसको गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में लेकर आता हूँ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विफिकेशन। जैसे आपकी लिक्विड से गैस में जाने वाली जो कंडीशन थी वो एंडोथर्मिक थी, ऐसे ही गैस से जब कोई भी गैस लिक्विड स्टेट में आती है, यानी कि जब डिसॉल्व होती है, तो वो अपनी एनर्जी को कम करेगी। क्यों? क्योंकि गैस की एनर्जी ज़्यादा है, लिक्विड की एनर्जी कम है, तो एनर्जी कम करेगी यानी कि एनर्जी बाहर निकालेगी और प्रोसेस कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी तो यानी कि जैसे ही अगर हम ये ली चैटलियर के अकॉर्डिंग बात करें, लेयर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करें, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि देखो भाई, अगर तुम किसी एक साइड में इफ़ेक्ट को कम करते हो, यानी कि अगर तुम किसी एक फैक्टर को कम करते हो तो प्रोसेस क्या होती है, उस तरफ चली जाती है जिधर भी उस प्रोसेस के अंदर उस इफ़ेक्ट की कमी हो। तो जैसे सपोज़ करें कि अगर मैं गैस को डिज़ोल्व करूँ और डिज़ोल्व कर रहा हूँ तो प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, यानी कि टेम्परेचर क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अब इस कंडीशन में अगर मैं जो प्रोसेस कराते वक्त टेम्परेचर डिक्रीज़ करने लगूँ, तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी गैस की, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। यानी कि तुमने जो टी के बीच में और सॉलिबिलिटी के बीच में जो रिलेशनशिप देखा था उसका मेन रीज़न ये था। तो जब भी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ किया जाता है, तो गैसेस की सॉलिबिलिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल फाइंड आउट इंक्रीज़ कर जाएगी। और इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, इसका एग्ज़ाम्पल है एज द फिशेस आर मोर कंफर्टेबल in cold water as compared to warm water। यानी कि जो ठंडा पानी होता है वहाँ पे मछलियाँ क्या होती हैं, मोर कंफर्टेबल होती हैं, किसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर में कि जिन जगहों पर गर्म पानी है उसके कंपेयर में। ठीक, तो ये पॉइंट तुमको याद रखना है। और इसका रीज़न क्या होता है कि देखो, अगर कोल्ड वाटर होगा तो कोल्ड वाटर के अंदर टेम्परेचर क्या है, कम है, टेम्परेचर कम होगा तो ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व है, ऑक्सीजन गैस जो डिज़ोल्व्ड है वो क्या होगी, वो मोर होगी। और अगर गैस डिज़ोल्व मोर हो, इस कंडीशन में हम जानते हैं तो जो फिशेस या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ इजीली, और सांस लेने में आसानी है, तो दैट्स मीन वहाँ पे एनिमल्स का जो प्रोडक्शन है या बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं जो एनिमल्स के या एक्वेटिक एनिमल्स के फेवर में होंगे और वो अच्छे तरीके से उस जगह पर ग्रोथ कर पाएंगे। दैट इज़ वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द हेनरीज लॉ, कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। अब हम एक और चीज़ है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अभी। दोज आर एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, अब यहाँ पर तुमको हेनरीज लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो समझनी पड़ेंगी।
पहली एप्लीकेशन है सोडा ड्रिंक। ठीक, हम सब जानते हैं सोडा ड्रिंक कौन सी होती हैं, जिनको बोलते हैं हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक, इनमें क्या किया जाता है, CO2 गैस को एट हाई प्रेशर डिसॉल्व कराया जाता है वाटर में। अब हाई प्रेशर पे क्यों कराते हैं? ऑफ कोर्स जो हाई प्रेशर होता है, एट हाई प्रेशर जो सॉलिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, हाई होगी, सॉलिबिलिटी भी हाई होगी अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। दैट्स वाई हाई प्रेशर पे इन बोतल्स को क्या करते हैं, पैक कर देते हैं। तो पैक्ड एट हाई प्रेशर, ये तुमको याद रखना है खास तौर से कि भाई क्या होता है, क्यों होता है। दूसरा फैक्टर है, जैसे तुमसे एक सवाल पूछ लिया जा सकता है कि भाई चिल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक के बारे में, कार्बोनेटेड ड्रिंक यानी कि हमको चिल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने का क्यों शौक है। चिल्ड का मतलब होता है ठंडी, एकदम कोल्ड। ठीक है, उसका रीज़न क्या होता है कि चिल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक जो होती हैं इसके अंदर सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। सॉलिबिलिटी हाई हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे प्रेशर के सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इफ़ द टेम्परेचर इज़ ओवर हियर, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी, सीधी सी बात है। तो इस रिलेशनशिप को तुम्हें ध्यान रखना है, पहली चीज़। अब बात करते हैं हम आगे। दूसरा जो कंडीशन है वो आता है एनॉक्सिया की। एनॉक्सिया कब होता है? ये इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन गैस। कंडीशन क्या है कि भाई इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो टिश्यूज़ हैं हैव नो इनफ एनर्जी, यानी कि जो उनके पास इनफ एनर्जी पहुंचनी चाहिए वो एनर्जी, इनफ एनर्जी की जगह हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन एक तरीके से जब ऑक्सीजन गैस ऑक्सीडेशन कराती है ग्लूकोज का, तभी वहाँ पर एनर्जी मिल पाती है। तो नो इनफ एनर्जी होने की वजह से या फिर नो इनफ ऑक्सीजन होने की वजह से वहाँ पर ठीक से ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, और इंसान को क्या लगता है कि वो एक तरीके से ऐसी कंडीशन में पहुँच जाता है जिसमें वो अपने हाथ पैरों को कंट्रोल नहीं कर पाता या फिर ठीक से वो डिसीजन नहीं ले सकता। नॉट टेक डिसीजंस properly. That what happens in case of एनॉक्सिया। और ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ पर होता है? जहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो, और ये कहाँ होती है? एट हाई एल्टीट्यूड्स पे, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं पहाड़ी इलाके जो होते हैं, माउंटेनी एरियाज, वहाँ पे तुमको ये चीज़ देखने को मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग दैट इज़ बेंड्स। बेंड्स में क्या होता है? इसमें क्लियरली क्या होगा कि जब कोई भी डाइवर्स होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं, यानी कि ये समुद्र है और यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसे मछलियों जैसे पंजे पहन के डाइवर्स अंदर जाते हैं, ठीक है, और उनकी यहाँ पे बैक पे लगा रहता है एक ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है, जिसे बोलते हैं डाइविंग सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। अब ये सिलेंडर जो होता है इसके अंदर ऐसे नॉर्मली ऑक्सीजन नहीं भरी होती, वही ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जाती है, नहीं, वो नहीं होती है ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज़ करें नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर के अंदर हम देखेंगे कि 78% जो है वो नाइट्रोजन है, इसी तरीके से 21% जो है वो ऑक्सीजन है, और सिमिलरली जो हमारा बाकी का 1% बचा है वो अदर गैसेस है, ठीक। अदर्स गैसेस में भी आता है आर्गन और CO2 एट्सेट्रा, जो है ये कुछ गैसेस हैं जो हाई अमाउंट में पाई जाती हैं, ठीक।
अब ये डाइवर्स जो होते हैं जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो इन पानी के अंदर जाने की वजह से ये क्या करेंगे, एक एक्सपीरियंस करेंगे एक्स्ट्रा प्रेशर। एक्स्ट्रा प्रेशर जब जितने नीचे जाते जाएंगे इतना ही नीचे क्या होता जाएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये 78% अगर हमने नॉर्मल गैस भर दी तो ये 78% नाइट्रोजन का जो है हाई प्रेशर होने की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक, अब जब ये डिज़ोल्व होगी, वैसे तो नॉर्मली ये डिज़ोल्व नहीं होती है मतलब, लेकिन जब ये डिज़ोल्व होगी तो ये ब्लड के अंदर क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन अगर अचानक से ये डाइवर ऊपर आ जाए, यानी कि एकदम से ये ऊपर आना शुरू हो जाए, ठीक, तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो यहाँ पे जो P1 है जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा P2 से, अगर ये सरफेस पर आ गया तो ठीक। तो ये यहाँ पर प्रेशर में एकदम सडन चेंज होने की वजह से जो डिज़ोल्व, जैसे प्रेशर चेंज हुआ है तो भाई जो पहले x1 था वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी x1 की, और ऐसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ पे x2 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, बदल गई है। अब जब कॉन्सेंट्रेशन बदलेगी तो इसकी वजह से जो गैस है वो बबल्स बना लेगी, फॉर्म्स बबल्स इन वेन्स, यानी कि जो रगें होती हैं, नसें होती हैं, उसके अंदर बबल्स बना लेगी। अब जैसे ये बबल्स है, सपोज करो ये कोई वेन है और यहाँ पे बबल्स बन गया। अब ये क्या करेगा, बबल्स बनने के बाद ये इसके अंदर फ्लो ऑफ ब्लड को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, रेसिस्ट कर देगा या फिर स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी बेंड हो जाती है एक तरीके से, मतलब नाक से खून आने लगता है, बॉडी बेंड हो जाती है। तो ये कंडीशन तुमको इस कंडीशन में देखने को मिलेगी। और इवन इफ़ इट बिकम्स वेरी हाई तो पर्सन कुड डाई। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये तीन तो नॉर्मल से 3-4 जो एग्जाम्पल्स हैं ये तो तुमको आने ही चाहिए, बिकॉज अगर तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इससे रिलेवेंट चीज़ें जो है तुमको पहले से आनी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझ लेने चाहिए कि वो क्वेश्चन से भी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चंस मैं लगा देता हूँ इफ़ इट इज़ पॉसिबल। ओके, ऑल राइट। Okay, let me take some pictures. Insert from here. आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। And one more picture. No way. All right. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट लेके रख रखे थे। ठीक, इन क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी, आई एम रेडी टू आंसर एंड वट एवर द कंडीशन वुड बी, तुम उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसके बाद उसके आंसर देने की कोशिश करना। ये फिर 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन एंड देन दैट इज़ 7th, 8th एंड 9th। ठीक, ये 9 क्वेश्चन है। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो ऑफकोर्स ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको इसके आगे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ओके, वन थिंग इज़ ऑल्सो लेफ्ट हियर। तो हाँ, इस कंडीशन को दूर करने के लिए एक सोल्यूशन होता है, बस वो और बता देता हूँ मैं तुमको। तो व्हाट दे डू, दैट इज़ सोल्यूशन। वो क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन की जगह पे, जैसे नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा है तो ऑफकोर्स इसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बन रहा है। तो वो क्या करते हैं, 11.7% क्या करते हैं, हीलियम ऐड कर देते हैं।
और हमने देखा था कि 11.17% हीलियम ऐड करेंगे तो नाइट्रोजन की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन इतनी ही रहनी है, ठीक है, बाकी अदर गैसेज भी वही रहेंगी, लेकिन ये ऐड कर देंगे इतना परसेंट, और ये ऐड करने की वजह से लगभग 54% फिर रह जाएगी अराउंड नाइट्रोजन। अब ये क्या है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये एक इंसॉल्युबल गैस है, ठीक, इंसॉल्युबल गैस है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। लेट मी शो यू वंस अगेन, कहाँ गया नेचर ऑफ गैसेस, ये हीलियम। तो इसकी सॉल्युबिलिटी होती ही नहीं, क्योंकि ये तो खुद वेल नॉन पोलर गैसेस के अंदर कंडीशन में आ गई। तो एक बार इसको रिवाइज कर लो, आपको यहाँ पर हेनरीज लॉ देखना था, हेनरी लॉज की बात हम कर चुके हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे आगे, और फर्दर कुछ क्वेश्चन तुमको दे चुके हैं, फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, किस तरह की गैसेस हो सकती हैं, टेम्परेचर का रोल क्या होता है। इसके बाद हेनरीज लॉ के अंदर हमने देखा कि भी सॉल्युबिलिटी किस तरीके से इम्पैक्टेड होती है, फॉर्मूले का रोल क्या है, एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। एंड देन वी फर्दर मूव टू दिस कि भाई सॉल्युबिलिटी किस तरीके से इम्पैक्टफुल हो रही है। देन वी डिस्कस कि KH के साथ रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश करना है। फिर हमने डिस्कस किया कि भाई इसका ग्राफ किस तरीके का आएगा, तो देन यू रियली नीड टू गेट इन कि भाई 2D ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, वो सारी चीज़ें तुमको पता होना चाहिए। फिर हमने बात की भाई कि ये लिक्विफिकेशन करने के लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर दें तो ऑफकोर्स सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। यही रीज़न होता है कि फिशेस आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन की जो डिज़ोल्व अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से ब्रीथ कर पाते हैं। फिर हमने एप्लीकेशन की बात की, तो उसमें सोडा वाटर की बात की हमने, और उसके बाद बात की हमने अनोक्सिया के बारे में, फिर हमने बात की उसके बाद बैंड्स के बारे में, और हमने उसके सोल्यूशन के बारे में भी क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। देन वी प्रोवाइड यू सर्टेन क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन थोड़े सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक में भी कोई प्रॉब्लम रह गई है, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, तो अगर तुम्हारे समझ में आए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आएंगे तो फिर आई विल मेक वन मोर वीडियो। गॉड ब्लेस यू।